बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान रजिस्टर्ड किस तरह हो गई, काजी फ़ाइज़ ईसा का सवाल। क्या हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए नई मुश्किल खड़ी होने जा रही है? इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन करम, कल सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस की समाअत हुई तो वहाँ पर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इलेक्शन कमीशन से सवाल किया कि आखिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किस तरह रजिस्टर्ड हो गई और किस तरह एक दुबई में रहने वाले शख्स ने एक सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर कराया। इसके बाद ये भी कहा गया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को रजिस्टर कराते वक्त जो ID कार्ड्स जमा कराए गए थे वो कहाँ पर है। यानी कि नाज़रीन करम, फैज़ाबाद धरना केस में तहरीक लब्बैक के मुतालिक बात हुई और कहा गया कि आखिर ये जमात इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर किस तरह हुई। तो जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और सुप्रीम कोर्ट अर्ज़ ये करनी है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कोई हवाई जमात नहीं है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने पहले इंतखाबात में 20 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए थे। हालांकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ धांधली भी की गई थी, मगर इसके बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सिंध की असम्बली में 3 सीटें भी जीती थी। तो जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जिस जमात के बारे में आप बात कर रहे हैं वो पंजाब में तीसरी बड़ी सियासी जमात है और बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम उसके साथ है। जहाँ तक ये बात है कि दुबई में रहने वाले शख्स ने एक सियासी जमात को किस तरह रजिस्टर कराया, तो यहाँ पर अर्ज़ ये करनी है कि नवाज शरीफ पिछले 3 सालों से सज़ा याफ्ता मुजरम और पाकिस्तानी अदालतों का मफरूर था और लंदन में रह रहा था। तो जैसे ही नवाज शरीफ पाकिस्तान आए तो पाकिस्तानी अदालतों ने नवाज शरीफ को हिफाजती ज़मानत दी। हालांकि इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी भी एक सज़ा याफ्ता मुजरम को हिफाजती ज़मानत नहीं दी गई थी। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, कि आपके सारे सवालात सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कायदीन के लिए हैं। जनाब चीफ जस्टिस साहब, क्या आप अपनी मातहत अदालतों से ये सवाल करेंगे कि आखिर एक सज़ा याफ्ता मुजरम और मफरूर को किस तरह हिफाजती ज़मानत दी गई, और जिस तरह नवाज शरीफ को लाडरा बनाकर रिलीफ दिया जा रहा है तो उसके मुतालिक सुप्रीम कोर्ट क्या फरमाएगा? क्या मातहत अदालतें नवाज शरीफ को जो रिलीफ दे रही हैं क्या वो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक है, या सारे सवालात सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ किए जाएंगे? और नाज़रीन कराम, बार बार फैज़ाबाद धरना केस में ये बात की जा रही है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी अलैहिर्रहमा ने फैज़ाबाद धरना देकर रास्ते बंद किए थे और इससे अवाम को मुश्किलात पैदा हुई थी। तो अर्ज़ ये करनी है कि जब इफ्तिखार चौधरी की बहाली के लिए तहरीक चलाई जा रही थी और इफ्तिखार चौधरी के काफिले 30 घंटे और 40 घंटे सड़कों पर हुआ करते थे, तो क्या उस वक्त रास्ते बंद नहीं होते थे और क्या उस वक्त पाकिस्तानी अवाम को मुश्किलात नहीं हो रही थी? अगर एक चीफ जस्टिस की बहाली के लिए तहरीक चलाई जा सकती है और नवाज शरीफ इफ्तिखार चौधरी की बहाली के लिए लॉन्ग मार्च कर सकता है, तो फिर जब नून लीग की हुकूमत में खत्म नबूवत के हल्फनामे में तब्दीली की गई थी तो उस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान धरना क्यों नहीं दे सकती? क्या एक चीफ जस्टिस की बहाली बड़ा मसला था या खत्म नबूवत के हल्फनामे में तब्दीली करना बड़ा मसला था? अगर चीफ जस्टिस की बहाली के लिए लोग सड़कों पर आ सकते हैं तो वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कारकुन और पाकिस्तानी अवाम खत्म नबूवत के मामले पर धरना क्यों नहीं दे सकती? क्या पाकिस्तान में 2 कानून है, एक दीगर जमातों के लिए और दूसरा सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए? और नाज़रीन कराम, फैज़ाबाद धरना केस में बार बार तहरीक लब्बैक के धरने और डॉक्टर तैयब कादरी के धरने के बारे में बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर अहम बात यह है कि इमरान खान की हुकूमत में मौलाना फजल रहमान ने भी एक धरना दिया था। तो क्या जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और डॉक्टर तैयब कादरी के धरने के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर जनाब आप मौलाना फजल रहमान के धरने के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे? अगर मौलाना फजल रहमान और उनकी जमात धरना दे सकती है तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान क्यों धरना नहीं दे सकती? क्या जब मौलाना फजल रहमान ने धरना दिया हुआ था तो उस वक्त अवाम को मुश्किलात नहीं हो रही थी?
تو کیا صرف تحریک لبیک پاکستان یا اس کے قائدین سے ہی سوال کیے جائیں گے؟ جناب قاضی فیصل صاحب، آپ نون لیگ کی حکومت سے یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ آخر نون لیگ اور اس کی حکومت کی کیا مجبوری تھی کہ ایسے حلف نامے میں تبدیلی کی گئی جس پر پورا پاکستان متفق تھا اور جس کے بعد تحریک لبیک پاکستان نے دھرنا دیا؟ اور جناب آخری بات یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کسی کے اشاروں پر نہ سیاست کرتی ہے اور نہ ہی دھرنا دیتی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ کسی کے اشارے پر کون سیاست کرتا ہے اور کون کہا کرتا تھا کہ ضیاء الحق اس کا سیاسی باپ ہے۔ تو لہٰذا تحریک لبیک پاکستان کے متعلق باتیں کرنے کی بجائے پاکستان کی عدالتیں اس بارے میں سوچیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستانی عدالتیں دنیا میں آخری نمبر پر آتی ہیں۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں عوام کو انصاف نہیں ملتا اور عالمی سطح پر پاکستانی عدالتوں کی رینکنگ سب سے نیچے آتی ہے۔ تو اس لیے تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد حسین رضوی کی جان چھوڑ کر پاکستانی عدالتی نظام اس پر بات کرے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستانی عدالتی نظام عام عوام کو انصاف دینے میں کیوں ناکام رہا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔